हेलो नियोफाइट्स। आप हैं बायो इल्यूमिनेशन के बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी मीडियम बॉटनी की क्लास में। पिछली क्लासेस में हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स और उसके विभिन्न प्रकार के जीवन चक्रों पर चर्चा की थी। और आज की हमारे इस क्लास का टॉपिक है रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। हिंदी में हम इसे कहेंगे शैवालों में थैलस संगठन के विभिन्न प्रकार या परास, समथिंग लाइक दैट। एनीवेज, तो चलिए बिना किसी शोर शराबे के शांति के साथ आरंभ करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पर चर्चा कर लेते हैं, यानी कि इस क्लास के खत्म होने तक आप क्या कुछ सीख पाएंगे एल्गी के थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा एक कोशिकीय सरल प्रकार से लेकर बहुकोशिकीय जटिल प्रकार के एल्गी के थैलस संरचनाओं को आप समझ सकेंगे। और दूसरा हमारा ऑब्जेक्टिव होगा एल्गी के विविध थैलस संगठन का आप वर्णन कर सकेंगे। तो चलिए, ये तो रही ऑब्जेक्टिव की बात। अब पिछली क्लासेस में जो आप एल्गी के बारे में अब तक जान चुके हैं, जो इस क्लास के टॉपिक में आपके लिए हेल्पफुल होगा, एक बार उस पर भी हम चर्चा कर लें। आप अब तक क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि एल्गी एक थैलोइड प्लांट है, अर्थात इनमें ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता है। थैलोइड, थैलोइड से आपका मतलब क्या है? आप जानते हैं थैलोइड का मतलब है एक ऐसी संरचना जिसमें ऊतक विभेदन नहीं पाया जाता है। यह अगर कोई प्लांट है तो फिर यह प्लांट जड़, तने और पत्ती जैसी संरचनाओं में विभेदित नहीं होगा और इसमें ना ही स्पष्ट ऊतक विभेदन आपको देखने मिलेगा। दूसरा पॉइंट, एल्गी थैलस संगठन में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं। इसके ऊपर हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर्स वाले टॉपिक पर वाले वीडियो पर हमने इसमें स्टडी कर ली थी। एल्गी के थैलस सूक्ष्म एक कोशिकीय से लेकर विकास बहुकोशिकीय जटिल प्रकार के होते हैं, जिनमें हालांकि ऊतक विभेदन देखा जाता है किंतु संवहन ऊतक विकसित नहीं होते हैं। हम बात कर रहे हैं बहुकोशिकीय जटिल प्रकार की। इनमें आपको अल्प मात्रा में ऊतक विभेदन देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें संवहन ऊतक आपको देखने नहीं मिलेंगे। संवहन ऊतक जिनके बारे में आप जानते हैं, दो प्रकार के संवहन ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जिसका कार्य जल का संवहन करना है जड़ों से पत्तियों तक, और फ्लोएम जिसका कार्य कार्बनिक पदार्थों का, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से बनते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों का पत्तियों से लेकर के उन भागों तक संवहन करना है जहां पर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। तो संवहन ऊतक अभी तक एल्गी में विकसित नहीं हुए हैं। सबसे पहली बार जिस ग्रुप में संवहन ऊतक की उत्पत्ति हुई है वो है टेरिडोफाइट्स। तो उससे पहले के जो दो ग्रुप्स हैं, यानी कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स, उनमें संवहन ऊतक आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोशिकाओं की संख्या, उनके संयोजन और विभेदन के आधार पर एल्गी के थैलस को निम्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यहाँ आपको एक फ्लो चार्ट देखने को मिलेगा, और जब आप इस किस्म के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आप सबसे पहले ऐसे फ्लो चार्ट को जरूर बनाएं। शैवालीय थैलस, देखिए कोशिकीय संख्या के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम शैवालीय थैलस या एल्गी के थैलस को दो बड़े भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, और दूसरा बहुकोशिकीय या मल्टीसेलुलर। आगे हम एक कोशिकीय शैवालीय रूपों को चार अलग अलग प्रकारों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है राइजोपोडियल, जिसका एग्जाम्पल है क्राइस अमीबा। दूसरा है कशाभिकीय या फ्लैजिलेटेड, ये गति के लिए इनमें कशाभिकाएं देखने को मिलती हैं। इसका एक प्रारूपिक या टिपिकल एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। तीसरा है सर्पिल तंतुवत, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलाइना, जो कि एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। और चौथा होगा एक कोशिकीय प्रोटोकोकसी या गोलाभ स्वरूप, और इसका एग्जाम्पल होगा क्लोरेला, जिसे हम एस्ट्रोनॉट एल्गी भी कहते हैं। चलिए अब चर्चा करते हैं बहुकोशिकीय शैवालीय थैलस पर। तो बहुकोशिकीय शैवालीय थैलस को हम चार प्रकारों में बांटते हैं। सबसे पहला प्रकार है निवही या कॉलोनियल, जिसमें एक समान प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक समूह का निर्माण करती है। दूसरा है तंतुकीय, तंतुकीय जिसमें कोशिकाएं आपस में मिलकर तंतु जैसी संरचनाएं बनाती हैं। तीसरा है साइफोनियस, जिसमें शरीर नलिकाकार होता है, उदाहरण है वोकेरिया। और चौथा है पैरेनकाइमी, पैरेनकाइमी, जिसका एग्जाम्पल है अल्वा। सबसे पहले चर्चा कर ली जाए निवही एल्गी की। तो निवही एल्गी को हम बांटते हैं सिनोबियल या सिनोबियम कॉलोनी में,
और सिनोबियल कॉलोनी का एग्जाम्पल है वॉल्वोक्स। इसमें कोशिकाओं की संख्या एवं क्रम एक समान होते हैं। तो ऐसी कॉलोनी जिसमें कोशिकाओं की संख्या या उसका क्रम, उसका अरेंजमेंट निश्चित होता है, निर्धारित होता है, उसे हम सिनोबियल कॉलोनी या सिनोबियम कहते हैं। इसका दूसरा प्रकार है पामिलॉइड, और पामिलॉइड का एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा। तीसरा प्रकार है डेंड्रॉइड। डेंड्रॉइड प्रकार की कॉलोनी जो है वो वृक्ष के समान नजर आती है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन। और चौथा और अंतिम प्रकार की कॉलोनी है राइजोपोडियल, और इसमें जो कोशिकाएं हैं वो परस्पर राइजोपोडियम की सहायता से या जो स्यूडोपोडियम्स हैं उसकी राइजोपोड्स की सहायता से या स्यूडोपोडियम की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है क्राइसीडिएस्ट्रम। बात की जाए तंतुकीय प्रकार की, तो तंतुकीय प्रकार की एल्गी को आगे चल करके दो भागों में बांटा गया है। एक है शाखित और दूसरा है अशाखित। अशाखित यानी कि ऐसे तंतुकीय स्वरूप जिसमें शाखाएं नहीं निकलती है। पूरा जो प्लांट बॉडी है या पादप काय है एक एकल शाखा के रूप में नजर आता है, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। इसके अलावा यूलोथ्रिक्स, नोस्टॉक भी इसके एग्जाम्पल होंगे। दूसरा प्रकार है शाखित, और शाखित में आप कह सकते हैं कि जो एकल तंतु है उसमें पार्श्व ऊर्ध्व निकलते हैं, और ये पार्श्व ऊर्ध्व फिर आगे चलकर अनुपस्थ विभाजनों के जरिए पार्श्व शाखाओं का निर्माण करते हैं। तो इस कारण से ये शाखित हो जाते हैं, इनमें तंतुओं में शाखाएं बन पड़ती निकल जाती है। इसे भी हम दो प्रकार में बांटते हैं। पहला है सरल, दूसरा है, माफ कीजिएगा, इसे हमने तीन प्रकार में बांटा है: सरल, विषम तंतुक और आभासी पैरेन्काइमी। सरल जिसमें इसका एग्जाम्पल होगा क्लैडोफोरा, और विषम तंतुक का एग्जाम्पल एक्टोकार्पस। आभासी पैरेन्काइमी को हमने आगे चल करके दो भागों में बांटा है: एक अक्षीय और बहुअक्षीय। बहुअक्षीय का एग्जाम्पल होगा बैट्रिकोस्पर्मम, जबकि माफ कीजिएगा एक कोशिकीय का एग्जाम्पल होगा बैट्रिकोस्पर्मम, जबकि बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल होगा पॉलीसाइफोनिया। देखिए इसके अलावा एक अ, जो है शाखित प्रकार और यहाँ पर रह गया है, जो कि कहलाता है कूट शाखित। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कूट शब्द का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स या झूठा, मतलब शाखाएं हैं यहाँ पर, लेकिन वो झूठी शाखाएं हैं। सच्ची शाखाएं क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक तंतु है, उस तंतु में एक पार्श्व ऊर्ध्व विकसित होता है, और उस पार्श्व ऊर्ध्व में कोशिका विभाजन होते हैं सतत रूप से, और इसकी वजह से पार्श्व शाखाएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। ये वास्तविक शाखाएं हैं, और इन वास्तविक शाखित स्वरूप के फिर तीन एग्जाम्पल हैं यहाँ पर: सरल, विषम तंतुक और आभासी पैरेन्काइमी। लेकिन इसके अलावा एक शाखित रूप और है जिसे कहा गया है कूट शाखित। अब वास्तव में तो ये शाखित नहीं है, तो इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि कोई शाखा या कोई तंतु, सॉरी माफ कीजिएगा, कोई तंतु कहीं से ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, और टूट जाने के बाद वह उस तंतु की अधात्री में ही फंसी रह जाती है, और वहां पर या तो इसके दोनों सिरे या फिर इसका एक सिरा वृद्धि करने लगता है, और वृद्धि करके फिर वो लंबाई में बड़ा हो जाता है, और देखने पर ऐसा प्रतीत होता है ये शाखित है। तो इस प्रकार का शाखन आपको जहां देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे कूट शाखित स्वरूप। इसका एग्जाम्पल है साइटोनीमा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिसेलुलर फॉर्म या एक कोशिकीय संरूप की। एल्गी के कैरोफाइसी और फियोफाइसी वर्गों को छोड़ शेष समूह में एक कोशिकीय प्रारूप पाए जाते हैं। किन किन में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान रखने वाली चीज है। एक है कैरोफाइसी, इसमें केवल बहुकोशिकीय स्वरूप देखने को मिलेंगे, और फियोफाइसी, इसमें भी केवल बहुकोशिकीय। इन दोनों में आपको केवल बहुकोशिकीय स्वरूप देखने को मिलेगा। इसके अलावा शेष जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों में आपको बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों स्वरूप देखने को मिलेंगे। एक कोशिकीय रूपों को चार समूहों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला समूह है राइजोपोडियल एक कोशिकीय, दूसरा है कशाभिकीय एक कोशिकीय, तीसरा है सर्पिल तंतुवत एक कोशिकीय, और चौथा है प्रोटोकोकसी या गोलाब एक कोशिकीय। पिछले फ्लो चार्ट में भी हमने इनको देखा था। अब चलिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राइजोपोडियल एक कोशिकीय
यहाँ इंग्लिश में कुछ गड़बड़ हुई है। इंग्लिश में आपको फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर पढ़ने में आ रहा होगा। हम इसके लिए अत्यंत क्षमा प्रार्थी हैं। आप इसे लिखेंगे इंग्लिश में राइजोपोडियल यूनिसेलुलर, RHIZOPODIAL, राइजोपोडियल यूनिसेलुलर। इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसकी वजह से फिर इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि दृढ़ कोशिका भित्ति यहाँ पे अनुपस्थित है। इनमें जीव द्रव्य प्रक्षेपण पाए जाते हैं जो अमीबीय गति में सहायक होते हैं। देखिए, अमीबा में आपने इस प्रकार के जीव द्रव्य प्रक्षेपण काफी बनाए होंगे। जब आपने अमीबा का चित्र कभी बाई चांस अगर ड्रॉ किया हो, तो आप कुछ इस प्रकार से अमीबा का डायग्राम बनाते हैं। तो अमीबा में ये जो आप देख पा रहे हैं, जो इसके प्रोजेक्शंस यहाँ पे जो निकले हुए हैं, जो प्रक्षेपण यहाँ निकले हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं कूटपाद या स्यूडोपोडिया। यहाँ हम इन्हें राइजोपोड्स भी कहते हैं, कूटपाद या स्यूडोपोडिया या राइजोपोड्स, और इसी वजह से फिर इनका नाम पड़ा है राइजोपोडियल एक कोशिकीय। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है गति करना। ये जिस दिशा में भी गति करेंगे, उस दिशा में इस प्रकार के, जैसे ये अभी सामने वाली दिशा में गति कर रहा है, जहां जिस तरफ एरो बना हुआ है, तो इसी दिशा में आपको प्रोजेक्शंस या जीव द्रव्य प्रक्षेपण बनते हुए नजर आएंगे। तो इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है गति करना। और चूंकि इस प्रकार की गति और इस प्रकार की प्रोजेक्शन अमीबा में सबसे पहले देखने को मिले थे, इसी वजह से इसको अमीबीय गति या एमीबॉइडल मूवमेंट भी कहा जाता है। इनके आकार व आमाप में लगातार बदलाव होता रहता है। क्या अंतर है? आकार का मतलब है शेप और आमाप का मतलब है साइज। तो इनके साइज और इनके शेप में लगातार बदलाव होता रहता है। ऑब्वियसली होगा, बिकॉज जिस दिशा में भी इसको गति करना होगा, तो वहां पे राइजोपोड्स बनना स्टार्ट होंगे, और दूसरी साइड से वो विलुप्त होना स्टार्ट होंगे। तो इसका शेप भी बदलता रहेगा और इसका साइज भी बदलता रहेगा। इसके उदाहरण हम देखें तो इसका उदाहरण है राइजोक्राइसिस। चलिए अब चलते हैं अगले प्रकार में, अगले एक कोशिकीय संरूप के प्रकार में, जो कि है कशाभिकीय एक कोशिकीय। यहां सही लिखा हुआ है इंग्लिश में, विच इज फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर। ये गतिशील एक कोशिकीय एल्गी होते हैं, जिनमें गति के लिए कशाभिकाएं या फ्लैजिला पाई जाती हैं। मिक्सोफाइसी और रोडोफाइसी में कशाभिकाएं अनुपस्थित होती हैं। किस किस में अनुपस्थित होंगी? एक तो मिक्सोफाइसी वर्ग में, जो कि प्रोकैरियोटिक एल्गी का वर्ग है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में और हिंदी में हम कहते हैं नील हरित शैवाल। तो इन समूहों में कशाभिकाएं नहीं पाई जाती हैं। और दूसरा है रोडोफाइसी, जिसको हम लाल शैवाल भी कहते हैं। तो इस लाल शैवालों के समूह में और इन नील हरित शैवालों के समूह में आपको कशाभिकाएं या फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, फियोफाइसी में कशाभिका कायिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। देखिए, एक तो है कायिक कोशिकाएं, और कायिक कोशिका के ऑल्टरनेट पाई जाएंगी जनन कोशिकाएं। ओके, तो फियोफाइसी में क्या होता है? फियोफाइसी, जिसे हम भूरे शैवाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया इसको? इसको हम कहते हैं भूरे शैवाल। तो इन भूरे शैवालों में या फियोफाइसी में कशाभिका कायिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होगी। कायिक कोशिका मतलब जो उसके बॉडी का निर्माण करेंगी, जो उसके शरीर का निर्माण करेंगी, उनमें तो ये अनुपस्थित होंगी, लेकिन उनकी जो जनन कोशिकाएं बनेंगी, जनन कोशिकाएं जैसे नर युग्मक वगैरह, जो जनन कोशिकाएं इनमें बनती है, इन जनन कोशिकाओं में आपको कशाभिकाएं देखने को मिलेगी। तो जनन कोशिकाओं में कशाभिकाएं उपस्थित होंगी। देखिए, अगर आपको इस पॉइंट को और थोड़ा सा अच्छे से लिखना है या इलोबरेट करके लिखना है, तो आप लिख सकते हैं कि फियोफाइसी में कशाभिका कायिक कोशिकाओं में तो अनुपस्थित होती है, किंतु उसकी जनन कोशिकाओं में पाई जाती है। जबकि ऊपर जैसे आपने मिक्सोफाइसी और रोडोफाइसी में देखा, तो इनमें कशाभिकाएं अनुपस्थित होती है जीवन काल की सभी अवस्थाओं में। मतलब ना तो कायिक कोशिकाओं में आपको कशाभिकाएं देखने को मिलेगी, और ना ही आपको जनन कोशिकाओं में कशाभिकाएं देखने को मिलेंगी। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो एक टिपिकल एग्जाम्पल है, वो है क्लेमाइडोमोनास, जिसमें कशाभिकाएं पाई जाती है।
चलिए अब हम देखेंगे यूनिसेलुलर फॉर्म का तीसरा प्रकार जो कि है सर्पिल तंतुवत एक कोशिक संरूप, या हम इसे कहेंगे इंग्लिश में स्पाइरल फिलामेंटस यूनिसेलुलर फॉर्म। कुछ एक कोशिकीय एल्गी सर्पिल अथवा कुंडलित तंतुवत संरचना बनाती हैं। देखिए एक कोशिकीय होंगी और वो सर्पिल और कुंडलित तंतुवत संरचना बनाएंगी, जैसे कि आप स्प्रिंग में देखते हैं कुछ इस प्रकार की। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना या सॉरी इसका एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना जो कि मिक्सोफाइसी समूह का मेंबर है। डायग्राम या इमेज आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट प्रकार हम देखते हैं एक कोशिकीय संरूप का जो कि है प्रोटोकोकसी या यूनिसेलुलर प्रोटोकोकोइडल। इसे हम गुलाब भी कहते हैं। ये गोल या लगभग गोलाकार से लेकर त्रिकोणीय एवं दीर्घीकृत प्रकार के अचल एक कोशिकीय एल्गी होते हैं। कैसे होते हैं ये? अचल होते हैं, गतिहीन होते हैं, गतिशीलता इसमें देखने को नहीं मिलती। ये गोल हो सकते हैं, लगभग गोलाकार हो सकते हैं, ये त्रिकोणीय भी हो सकते हैं, या फिर ये दीर्घीकृत यानी कुछ-कुछ इस शेप के भी हो सकते हैं। इसे इरेज कर दिया जाए। सरलतम अचल रूप साइनोफाइसी में पाए जाते हैं। इनमें संगठित केंद्रक व प्लास्टिक का अभाव होता है, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड का अभाव होता है। सरलतम अचल रूप किसमें देखने को मिलेगा? साइनोफाइसी, साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। इसमें किस प्रकार के एल्गी पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल। जो किस प्रकार के होते हैं? ये होते हैं प्रोकैरियोटिक प्रकार के। कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक प्रकार के। और आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका संगठन में आपको ना तो स्पष्ट केंद्रक देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, और ना ही इसमें झिल्ली बद्ध कोशिकांग देखने को मिलेंगे। और प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिक एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है, तो इसलिए इसमें आपको एक संगठित केंद्रक और प्लास्टिड जैसी संरचनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। बात कर रहे हैं हम साइनोफाइसी एल्गी के, जिन्हें हम मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। अन्य वर्गों जैसे क्लोरोफाइसी, ज़ेंथोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी आदि में भी ऐसा कोशिकीय संगठन पाया जाता है। ऐसा एक कोशिकीय संगठन देखने को पाया जाता है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं, तो यहाँ पर आपको केंद्रक और प्लास्टिड्स वगैरह साफ तौर पे दिखाई देंगे। बेसिलियोफाइसी ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इससे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। बेसिलेरियोफाइसी में कोशिका कैल्शियम युक्त शल्कों से ढकी रहती है, जिसे कोकोलिथ कहा जाता है। इनको प्रवार भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डायएटम्स। तो जैसे आपने साबुनदानी देखी होगी, ये साबुनदानी जिस पे आप साबुन रखते हैं, ये आपने रख दिया इस साबुनदानी में साबुन। और इस साबुनदानी का एक ढक्कन भी होता है जो कि इसको ढकने के काम आ जाता है। ये हमने इसको ढक दिया साबुनदानी के ढक्कन से। तो देखिए जैसे कि ये साबुन अंदर की तरफ है और 2 साबुनदानी की ढक्कनों से या हाँ, ढक्कनों से आपने इसको ढक दिया है। तो अभी ये डायटम्स भी कुछ इस प्रकार की संरचनाएँ होती हैं। इसमें कैल्शियम युक्त शल्क होते हैं, जिन्हें हम कोकोलिथ या प्रवार कहते हैं, जिसके भीतर की ओर कोशिकाएँ आपको देखने मिलती है। अब इसके एग्ज़ाम्पल्स देख लें। इसका एग्ज़ाम्पल है क्लोरेला। क्लोरेला ये यूनिसेल्युलर है। ये यहाँ पर ये क्लोरेला का आपको डायग्राम दिखाई देता है। गोलाकार संरचना है लगभग, यूनिसेल्युलर है, कशाभिका अनुपस्थित होती है, इसलिए अगतिशील प्रकार की होती है। दूसरा है साइनेकोकोकस। ये साइनेकोकोकस का डायग्राम है। साइनेकोकोकस ये साइनोफाइसी का मेंबर है या मिक्सोफाइसी एल्गी का मेंबर है। और तीसरा है डायटम्स जो कि बेसिलियोफाइसी के मेंबर हैं, जिसके डायग्राम्स यहाँ हैं। तो आपको यहाँ कोशिका नहीं देखने को मिल रही है, यहाँ कैल्शियम युक्त कवच आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसे आपने कोकोलिथ नाम दिया है, जिसके अंदर की तरफ आपको कोशिका देखने को मिलेगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मल्टी सेलुलर फॉर्म्स की या मल्टी सेलुलर संरूपों की। मल्टी सेलुलर संरूप ये एल्गी के बहुकोशिकीय संरूपों को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है निवही, जैसा कि हमने फ्लो चार्ट में भी देखा था। दूसरा प्रकार है तंतुकीय या फिलामेंटस फॉर्म। तीसरा प्रकार है साइफोनेशियस फॉर्म यानी नलिकाकार रूप। और चौथा है पैरेनकाइमी या पैरेनकाइमेटस फॉर्म। चलिए सबसे पहले चर्चा कर ली जाए निवही रूप की या कॉलोनियल फॉर्म्स की। निवही या कॉलोनियल रूप समान संरचना वाली कोशिकाओं का एक समूह है।
दूसरा पॉइंट, एल्गी में कॉलोनियल रूपों की उत्पत्ति सहचर्य यानी एक साथ कोशिका विभाजन के बाद संतति कोशिकाओं के एक ही श्लेष्मीय अधात्री या म्यूसिलिजीनस मैट्रिक्स में एकत्रित होने के कारण हुई है। तो क्या-क्या बातें इंपॉर्टेंट है किसी कॉलोनी के फॉर्मेशन के लिए या किसी कॉलोनी के बनने के लिए या उत्पत्ति के लिए? पहली बात तो ये है कि उनमें सहचर्य कोशिका विभाजन हो। और उस सहचर्य कोशिका विभाजन के बाद जो संततियाँ बनी हैं, वो सभी संततियाँ एक ही श्लेष्मीय अधात्री में, मतलब जो कॉमन म्यूसिलिजिनस मैट्रिक्स है, उसमें वो धसी रहें, उसमें फँसी रहें या उसमें एकत्रित हो जाएँ, जो भी आप लिखना चाहें। अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर आप एल्गी में एक कॉलोनी फ़ॉर्म होते हुए देख पाएँगे या एल्गी की एक कॉलोनी फ़ॉर्म होते हुए देख पाएँगे, बनते हुए देख पाएँगे। एक कॉलोनी में अनेकों कोशिकाएँ हो सकती है। कभी-कभी ये इतनी बड़ी होती है कि इन्हें नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है वॉलवॉक्स का और वॉलवॉक्स को आप नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। अगर आप जैसे यहाँ पर जो सर्किल बने हुए हैं, एक-एक सिंगल सर्किल, ये इसके एक कोशिका को रिप्रेज़ेंट करता है और इसकी एक कोशिका देखने में क्लेमाइडोमोनास के समान दिखाई पड़ती है, जिसमें बाकायदा 2 फ्लैजिलास भी प्रेज़ेंट होते हैं। अब एक सिंगल सेल तो आपको विजुअलाइज़ नहीं होता, क्लेमाइडोमोनास भी आप विजुअलाइज़ नहीं कर पाएँगे एज़ अ सिंगल सेल। लेकिन जब ये मिलकर के एक कॉलोनी बनाते हैं, तो ये साइज़ में इतनी बड़ी हो जाती है कि आप इसको बिना माइक्रोस्कोप के भी देख सकते हैं। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है अपने कॉलेजेस में, तो आपने वॉलवॉक्स के क्लासरूम मटीरियल्स में आपने देखा होगा कि आपको व्हाइट या ग्रीनिश डॉट्स फॉर्म में ये नज़र आते हैं। डॉट मतलब जो पेन का एक टिप है, पेन टिप है या जो ऑल पेन टिप्स जो हैं, उसकी साइज़ के आपको वॉलवॉक्स देखने को मिलते हैं। उस बॉटल में आपको जो क्लासरूम मटीरियल की जो बॉटल है, उसमें आपको देखने को मिलते हैं। आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको इस बारे में जानकारी भी दे रखी होगी, आई एम श्योर और आई होप। तो चलिए आगे चलते हैं। आकारिकी या मॉर्फोलॉजी के आधार पर निवही संगठन को फिर से हम 4 भागों में बाँट सकते हैं। सबसे पहला है सिनोबियल कॉलोनी। सिनोबियल कॉलोनी जैसे कि हमने इससे पहले चर्चा कर ली थी। सिनोबियल कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या और कोशिकाओं का क्रम निर्धारित होता है। तो जब वो बनते हैं, यानी शिशु अवस्था से ही इनका क्रम निर्धारित हो जाता है या इनकी संख्या निर्धारित हो जाती है, जो उनके मैच्योर होने तक या फिर उनके नष्ट हो जाने तक, उनके मृत हो जाने तक वैसी की वैसी ही बनी रहती है। दूसरी है पामेलॉइड फॉर्म जो कि वंश पामेला के समान दिखाई देने की वजह से इनका ये नाम रखा गया है पामेलॉइड फॉर्म या पामेलॉइड कॉलोनी। तीसरा है डेंड्रॉइड कॉलोनी। डेंड्रॉइड का मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है वृक्ष। तो चूंकि ये वृक्ष के समान नजर आती है, ये आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा, ये डेंड्रॉइड फॉर्म है। चूंकि ये वृक्ष के समान नजर आती है, इसी वजह से इसको डेंड्रॉइड फॉर्म भी कहा जाता है। और चौथा है राइजोपोडियल कॉलोनी। यहाँ आप देखेंगे ये चौथा प्रकार है राइजोपोडियल कॉलोनी का, जहां पर कोशिकाएं अपने राइजोपोड्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई देखी जाती है। तो ये इस प्रकार से कॉलोनी फॉर्म कर रही है। सिनोबियल को छोड़ करके बाकी जितनी भी कॉलोनीज हैं, पामेलॉइड, डेंड्रॉइड, राइजोपोडियल, इनमें ना तो कोशिकाओं की संख्या और ना ही उनका क्रम, ना ही इनका आकार प्रकार कुछ भी निर्धारित होता है। तो कुछ भी यहाँ निर्धारित नहीं होता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिनोबियल कॉलोनी की। सिनोबियल कॉलोनी ये ऐसी कॉलोनी होती है जिसमें कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है, जो एक विशिष्ट क्रम में विन्यासित होती है। हमने इस बारे में चर्चा की है। इनमें कोशिकाओं की संख्या कॉलोनी के शिशु अवस्था में ही, कब? उनके शिशु अवस्था में ही निर्धारित रहती है, जो उनके मैच्योर होने से लेकर उनके मृत हो जाने तक वैसी की वैसी ही बनी रहती है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सिनोबियल कॉलोनी की कोशिकाओं में गति हेतु फ्लैजिला पाई जाती है। कुछ सिनोबियल में, मतलब सब में नहीं। कुछ में पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। और अगर इस हिसाब से देखें तो आप सिनोबियल कॉलोनी के भी 2 भाग बना सकते हैं। एक आप उसे कह सकते हैं गतिशील सिनोबियल कॉलोनी और दूसरा प्रकार आप कह सकते हैं अचल या नॉन मोटाइल सिनोबियल कॉलोनी। या हमने ऐसा कोई वर्गीकरण किया नहीं है, आप चाहें तो कर सकते हैं। तो जिनमें फ्लैजिला पाई जाएँगी वो ऑफ कोर्स गति करेंगी, तो उन्हें आप गतिशील या मोटाइल सिनोबियल कॉलोनी कह सकते हैं और इसका उदाहरण है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में कोशिकाओं की संख्या
निर्धारित होती है जो लगभग 500 से 5000 सॉरी माफ कीजिएगा 500 से 50,000 तक होती है। ये एक दूसरे से प्रोटोप्लाज्मिक योजकों द्वारा जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्वॉक्स की कॉलोनी गोलाकार और खोखली होती है, लाइक ए फुटबॉल। फुटबॉल जो कि अंदर से खोखली होती है, जिनकी परिधि पर, अब फुटबॉल की जो सरफेस है ठीक उसी तरीके से ये जो गोलाकार कॉलोनी है जो अंदर से खोखली है, उसकी परिधि पर या उसकी सतह पर कोशिकाएं एक परत के रूप में व्यवस्थित होती है। वॉल्वॉक्स की सभी कोशिकाएं क्लेमाइडोमोनास के समान नजर आती है, जिन्हें हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनाड, यानी कि क्लेमाइडोमोनास जैसी। तो ये तो बात हुई खैर वॉल्वॉक्स की। कुछ सिनोबियल कॉलोनी में गतिशील उपांग अनुपस्थित होते हैं और ये कॉलोनियां अचल होती है। जैसे कि मैंने बताया था, आप सिनोबियल को के भी दो प्रकार बांट सकते हैं, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। मोटाइल में फ्लैजिला देखने को मिलेंगी और नॉन मोटाइल में आपको फ्लैजिला देखने को नहीं मिलेंगी, फ्लैजिला अनुपस्थित होंगी। और अगर ऐसा है तो फिर वो कॉलोनी गतिशील नहीं होगी, वो अचल होगी। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोडिक्टियोन। हाइड्रोडिक्टियोन की कॉलोनी नेट या जाल समान होती है। इसका डायग्राम देखते हैं, ये देखिए। तो यहाँ हाइड्रोडिक्टियोन की कॉलोनी है और ये हाइड्रोडिक्टियोन की कॉलोनी पूरी की पूरी आपको एक जाल जैसी नजर आ रही है और इसमें 5 से 6 कोशिकाएं मिलकर पंचकोणीय या षटकोणीय संरचना बनाते हैं। ये देखिए, अगर आप इसकी इमेज को एनलार्ज करेंगे तो एनलार्ज इमेज में आपको नजर आएगा ये यहाँ से यहाँ तक की इसकी एक कोशिका है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये कोशिका कुछ इस प्रकार से आपको नजर आएंगी, ऐसी। ये इसकी एक सिंगल कोशिका है। तो इस प्रकार की 5 से 6 कोशिकाएं मिलकर या तो एक पंचकोण कोणीय संरचना, 1 2 3 4 5, ये देखिए ये पंचकोणीय संरचना, या फिर कोई षटकोणीय संरचना बनाएंगे। यहाँ देखते हैं 1 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये तो 7 भी हो गए। भाई ये कोई सप्तकोणीय संरचना भी बना सकते हैं भाई ये तो। हाँ, लेकिन कॉमनली आपको इसमें 5 से 6 कोशिकाएं मिलकर एक पंचकोणीय या षटकोणीय संरचनाएं बनाती हुई दिखेंगी। तो ये बात हुई हाइड्रोडिक्टियोन की, जो कि एक अचल सिनोबियल कॉलोनी है। निवही रूप के दूसरे प्रकार की हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि है पामेलॉइड कॉलोनी। इस प्रकार की कॉलोनी में कोशिकाएं एक अनाकार, चिपचिपी अथवा श्लेष्मीय अधात्री में धसी रहती हैं। कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की न केवल संख्या बल्कि माफ कीजिएगा इन कोशिकाओं की न केवल संख्या बल्कि आकार एवं आमाप भी अनियमित होती है। मतलब इनकी संख्याएं भी निर्धारित नहीं होती है और ना ही इनका आकार निर्धारित होता है या इनका आमाप, यानी कि ना तो इनका शेप और ना ही इनका साइज, कुछ भी यहाँ पर निर्धारित नहीं होती है। बस ये एक किस्म के रैंडमली डेवलप हो जाने वाला कोई स्ट्रक्चर है, जिसमें कोशिका विभाजन हुआ और विभाजित कोशिकाएं या संतति जो हैं एक श्लेष्मीय अधात्री में फंसी रही या धसी रहती हैं। पामेलॉइड कॉलोनी में सभी कोशिकाएं एक दूसरे से स्वतंत्र होती है तथा एकल रूप में अपने समस्त कार्यों को संपन्न करती हैं। अब इसके उदाहरण देख लिए जाएं। उदाहरण में है क्लेमाइडोमोनास और टेट्रास्पोरा। पामेलॉइड अवस्था अस्थायी रूप में, माफ कीजिएगा, पामेलॉइड अवस्था अस्थायी रूप में जैसे क्लेमाइडोमोनास अथवा स्थायी रूप में जैसे टेट्रास्पोरा में देखने को मिलती है। तो इसके जो दो एग्जांपल हैं, उसके क्लेमाइडोमोनास में तो यह एक अस्थायी अवस्था के रूप में आती है, पामेलॉइड अवस्था, और जो टेट्रास्पोरा में इसमें ये स्थायी होती है। इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं है तो चलिए हम खुद दिए देते हैं। बात करें अगर हम क्लेमाइडोमोनास की, तो क्लेमाइडोमोनास में सबसे पहले, मतलब ये कब आपको क्लेमाइडोमोनास में अवस्था कब देखने को मिलेगी, ये तब देखने को मिलेगी जब ये अलैंगिक जनन में एंट्री करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो उस दौरान सबसे पहले तो क्लेमाइडोमोनास अपने फ्लैजिलास का त्याग कर देगा, अपनी कशाभिकाओं का त्याग कर देगा। इस प्रकार से कशाभिकाओं को त्याग करने के बाद फिर इसमें होंगे कोशिका विभाजन माइटोसिस के जरिए या समसूत्री कोशिका विभाजन। और समसूत्री कोशिका विभाजन इसमें सबसे पहले होगा समसूत्री कोशिका विभाजन, और समसूत्री कोशिका विभाजन के जरिए ये फिर अपनी संख्याओं में बढ़ोतरी करेंगे। 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8 होंगे, 8 से 16 होंगे, और ये 4, 8, 16 कोशिकाएं जो हैं वो
ग्रुप बना करके एक म्यूसिलीजेनस मैट्रिक्स में या श्लेष्मीय धात्री में फंसी हुई रहेंगी, धसी हुई रहेंगी। और इस प्रकार का इनका जो स्वरूप है, क्योंकि ये वंश पामेला जैसा नजर आने लगेगा, इसी वजह से इसे हम पामेलॉइड स्टेज कहेंगे क्लेमाइडोमोनास की। तो क्लेमाइडोमोनास एक पामेलॉइड कॉलोनी नहीं है, बल्कि क्लेमाइडोमोनास में आपको एक पामेलॉइड स्टेज देखने को मिलेगी। उनके लाइफ साइकिल की एक चरण मात्र, एक अवस्था मात्र ये होगी। इसी वजह से यहाँ पे पामेलॉइड अवस्था लिखी हुई है। जहां तक बात टेट्रास्पोरा की है, तो टेट्रास्पोरा परमानेंट होता है। ये हमेशा इसी तरीके से जो है वो श्लेष्मीय धात्री में धसा हुआ रहता है और बाकायदा इसमें फ्लैजिलास भी आपको देखने को मिलती है। तो ये है टेट्रोस्पोरा का पामेलॉइड स्वरूप, ना कि पामेलॉइड अवस्था। उम्मीद है आपको ये पामेलॉइड कॉलोनी का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट टाइप पर मूव करते हैं, जो कि है डेंड्रॉइड कॉलोनी। जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं, डेंड्रॉइड का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष समान या लाइक अ ट्री। इसमें कॉलोनी का आमाप और आकार अनिश्चित होता है, संख्याएं भी इसमें अनिश्चित होती है कोशिकाओं की। इस कॉलोनी में कोशिकाएं श्लेष्मीय सूत्रों द्वारा एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़े रहते हैं कि देखने पर यह कॉलोनी वृक्ष के समान प्रतीत होती है। इसका एग्जाम्पल है क्राइसोडेंड्रोन और प्रेसिनोक्लेडस। ये जो सामने आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये प्रेसिनोक्लेडस का है। निवही रूप का जो अंतिम प्रकार है वो है राइजोपोडियल कॉलोनी। और राइजोपोडियल कॉलोनी में जैसे कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि कोशिकाएं राइजोपोडिया के जरिए एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, और इसका एग्जाम्पल है क्राइसिडिएस्ट्रम। ओके न्यूफाइट्स, तो आज की यह क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन में अब तक जो एक कोशिकीय स्वरूप तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, और बहुकोशिकीय में हमने खाली अभी तक निवही स्वरूप देखा है। बहुकोशिकीय में हमें अभी तंतुकीय स्वरूप और उसके बाद फिर साइफोनियस और पैरेनकाइमी स्वरूपों का भी अध्ययन करना है, क्योंकि कंटेंट काफी ज्यादा हो जाता है क्लास के हिसाब से, इसीलिए उसे हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे इसी टॉपिक के। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट जरूर करें। ये हमें ग्रो करने में काफी हेल्प करेगा, और इसे अपने साथियों के साथ शेयर करें। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय।